So hello and welcome you first year engineering students. You are most welcome to this 5 unit 5 important topic series of basic computer engineering. तो यहाँ पर एक वीडियो पहले ही आउट हो चुका है और थोड़ा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर शायद बाय मिस्टेक यूनिट 1 टाइप हो गया है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर यूनिट 2 और हम बिना कुछ ज़्यादा बात किए पहले हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स क्या हैं? So an algorithm is a finite step by step sequence of clear and unambiguous instructions designed to solve a specific problem or a problem for a computation. It acts as a logical blueprint written before actual coding begins. For an algorithm to be mathematically valid, it must possess 5 core characteristics. ठीक है, बहुत सारी इंग्लिश थी, इतनी इंग्लिश पर ध्यान मत दीजिएगा। कुछ अजीब अजीब से शब्द हैं। अनएम्बिग्यूअस इंस्ट्रक्शंस मतलब कि यहाँ पर होता है एकदम क्लियर स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस। तो एक एल्गोरिदम एक्चुअली क्या है, एक सूडो कोड होता है। जैसे कि हम कोई भी अगर प्रोग्रामिंग में अगर किसी भी जावा सी प्लस पाइथन किसी में भी अगर हम किसी एल्गोरिदम को अगर रन करते हैं किसी भी चीज़ को किसी कोड को, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सूडो कोड तैयार करना पड़ेगा। एक सूडो कोड क्या करता है, एक हम लोगों को मतलब जनरली हम उस फंक्शन में करने क्या वाले हैं। मान लीजिए अगर एक फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो हम फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर 6 से लेके हम 6 फैक्टोरियल है तो 6 × 4 × 5 × 3 × 1। तो हमको एक ऐसा कोड हम देखेंगे कि मैथ्स में वो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर हम लोग फैक्टोरियल को कोडिंग में करेंगे तो हमको क्या ऐसा फंक्शन जनरेट करना पड़ेगा, उसको हम कैसे कोडिंग में इम्प्लीमेंट करें कि यहाँ पर वो ऐसा फंक्शन जनरेट हो कि हम जब n की वैल्यू डालेंगे तो एक फैक्टोरियल हमको देगा। तो उसको हमको पहले एक सूडो कोड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और वो सूडो कोड हर एक लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे पाइथन जावा सी प्लस कुछ भी हो। तो यहाँ पर एक सूडो कोड के क्या है, 5 कोर कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि एक सूडो कोड क्या होगा, इट मस्ट एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स बिफोर एग्जीक्यूशन बिगिंस। तो ये क्या करेगा कि या तो एक 0 इनपुट या तो कोई भी इनपुट नहीं लेगा या उससे ज़्यादा इनपुट लेगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से स्टार्ट होने के पहले। जैसे कि ये इंटीजर इनपुट लेगा या सी इन, अगर आप लोगों ने ऐसे कोडिंग का अगर थोड़ा आपको नॉलेज हो। देन यहाँ पर आता है आउटपुट, इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 करेक्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ऑब्वियसली हम फिबोनाची सीरीज़ या फिर हम कोई फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर सम ऑफ 2 या 3 नंबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसको एक रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा। डिफाइन यहाँ पर आता है डिफाइनाइटनेस। तो एवरी स्टेप मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर लीविंग नो रूम फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और कन्फ्यूजन। तो इसको एग्जैक्ट एकदम डिफाइनाइट होना चाहिए और सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए ताकि उसको एक बार में इंटरप्रेट कर सके। ज़रूरी नहीं कि हमको किसी का कोड देख के समझ में आए कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन एक एल्गोरिदम देख के हम समझ सकते हैं कि सूडो कोड को देख कर कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा है। और देन यहाँ पर फाइनाइटनेस, वो फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक इनफाइनाइट लूप में रन करे जा रहा है, उसको एक फाइनाइट वैल्यू जनरेट करके देना पड़ेगा। और इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि उसको थ्योरेटिकली उसको ह्यूमन वे में पेन एंड पेपर के ऊपर कोई भी बहुत ही आसानी से ह्यूमन वे में समझा जा सके। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, दिस इज़ अवर एग्जांपल। जैसे अगर हम यहाँ पे करें सम ऑफ 2 नंबर, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तो सी प्लस में हम बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं, पाइथन में कुछ भी नहीं। देन यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले फर्स्ट नंबर, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर को मान लीजिए हमने एंटर किया, फिर हमने उसको रीड किया, फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले किया कि सेकंड नंबर एंटर करो, फिर रीड किया कि सेकंड नंबर एंटर करो, और फिर सम सम बनाया हमने जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 को सम कर दिया, और फिर से अगेन डिस्प्ले कर दिए सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज सम, और एंड कर दिया। जैसे सी प्लस में रिटर्न 0 लेता है, पाइथन में कुछ नहीं, और इसमें सी इन और सी आउट का कॉन्सेप्ट होता है, पाइथन में प्रिंट और यहाँ पर इनपुट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। तो अलग अलग कोडिंग के हिसाब से, लेकिन सूडो कोड सारी कोडिंग के ऊपर वर्क करता है, ये कोडिंग इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछा जाता है फ्लो, यहाँ पर फ्लो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट क्या है, और जनरली क्वेश्चन आता है कि आप फ्लो चार्ट बनाइए यहाँ पर सम ऑफ 2 या 3 नंबर्स को करने के लिए। तो हम स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। तो बेसिकली पहले तो फ्लो चार्ट क्या है, किसी कोड या किसी प्रॉब्लम को कुछ चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो मतलब यहाँ पर हम लोग उस प्रॉब्लम या एल्गोरिदम को एक डायग्रामेटिक कोड की, एक आप लोग मान सकते हैं कि एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की हेल्प से उसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जनरली हम लोग
किसी ब्लैंक शीट पर या पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं और इसको एक्चुअली एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए इतना यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकता है कि लार्ज कोड के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, और यहाँ पर अगर कोड में चेंजेस करने हैं तो आप ऑब्वियसली डायग्राम में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 3 नंबर का, जैसे मान लीजिए हमको सम करना है, तो आप देखिए हम पहले स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए सी प्लस में बॉयलर प्लेट कोड हमने डाला। उसके बाद हम 3 नंबर का इनपुट लेंगे ए बी सी। पहले हम चेक करेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है, और अगर ए बी से बड़ा निकलता है तो हम फिर चेक करवाएंगे कि ए सी से बड़ा होना चाहिए, और ए सी से भी बड़ा है तो सब ए ही लार्जेस्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएं, इफ़ फॉल्स, मतलब कि अगर ए सी से बड़ा नहीं निकला तो फिर सी ही लार्जेस्ट होगा यहाँ पर। लेकिन इफ़ फॉल्स, मतलब कि यहाँ पर ए बी से भी बड़ा नहीं निकला स्टार्टिंग की कंडीशन, तो अब फिर क्या होगा, बी हम चेक करेंगे बी सी से बड़ा है या नहीं, जैसे ए चेक किया। तो यहाँ पर अगर देखते हैं ट्रू, मतलब कि अगर बी अगर यहाँ पर सी से बड़ा निकला कंडीशनल में, तो यहाँ पर बी ही लार्जेस्ट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो सी लार्जेस्ट होगा। इसको अगर अप्लाई करें और लास्ट में स्टॉप स्टॉप कर देंगे, जैसे कि रिटर्न ज़ीरो या कुछ सी प्लस में पाइथन में कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक इस डायग्राम को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पेपर चेक करने वाले के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, और आप काफ़ी स्पेस भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं कॉपी में। तो जैसा कि पहले हम यहाँ पर हम इन शेप्स को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले इस डायग्राम को देखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई हमारी ए ग्रेटर देन बी, ओके। एंड देन तो हमने फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन बी। अगर येस हुआ तो ए ग्रेटर देन सी चेक करेंगे, नो हुआ तो बी ग्रेटर देन सी चेक करेंगे। अगर ए सी से बड़ा है तो ए लार्जेस्ट होगा। अगर यहाँ पर नहीं हुआ बड़ा तो सी लार्जेस्ट होगा। अगर बी सी से बड़ा हुआ तो, अगर सॉरी नहीं हुआ तो यहाँ पर तब भी सी लार्जेस्ट होगा। और अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू है कि बी सी से बड़ा है तो फिर बी ही लार्जेस्ट होगा। और लास्ट में यहाँ पर हम इसको एंड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये यहाँ पर देख चुके हैं कि हमको 3 नंबर्स का सम कैसे करेंगे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेसिकली कि कौन सा सिंबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहला शेप होता है ओवल, या फिर जिसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। इसका यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसको ये यहाँ पर हो गया हमारा एक ओवल, यहाँ पर ऐसे ही दिखता है ओवल। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर स्टार्ट या एंड पॉइंट बताएगा कि कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है या कब एंड हो रहा है। फिर यहाँ पर आता है ये हमारा जैसे नॉर्मल रेक्टेंगल होता है, तो ये रेक्टेंगल के यहाँ पर कब इसका ये फंक्शन क्या है, डिनोट्स अ स्पेसिफिक टास्क और एक्शन विद इन द प्रोसेस। रेक्टेंगल का सीधा मतलब है यहाँ पर कि कोई प्रोसेस अभी रन कर रही है, एक स्पेसिफिक टास्क अभी रन हो रहा है। फिर यहाँ पर आता है डायमंड सिंबल। डायमंड हमारा ये रोम्बस जैसा सिंबल। तो ये यहाँ पर हम लोगों को क्या बताता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर क्या बताता है, indicates a decision point in the process where a question is asked leading to different paths based on the answer yes and no। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्चुअली, कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई की कि ए सी से बड़ा होगा या फिर बी सी से, यहाँ पर जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप बी सी से बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रोम्बस में कंडीशन को हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पर हम तीसरा सॉरी चौथा यहाँ पर हमारे पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, यही रेक्टेंगल को थोड़ा सा यहाँ पर से मोड़ देना है। तो इसका यहाँ पर क्या काम है, रिप्रेजेंट डेटा इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पर जहाँ डेटा इनपुट होगा या कुछ डेटा आउटपुट होगा तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आता है एरो या फिर लाइन। एरो सिंबल हमको क्या बताता है कि किस डायरेक्शन या किस पाथ में यहाँ पर डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब हम नाउ यहाँ पर मूव करते हैं डेटा टाइप्स वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर यूनिट 3 और यूनिट 2 ये थोड़ा आपस में रिलेटेड यूनिट हैं। इसमें यूनिट 3 में आपको थोड़े से कोड्स देखने को मिलेंगे, तो वो कोड हम यूनिट 3 में यहाँ पर पढ़ेंगे, और आप उन कोड को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स वेरिएबल एंड ऑपरेटर। तो डेटा टाइप यहाँ पर क्या है, दिस क्लासिफिकेशन टेल द कंपाइलर एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वेरिएबल विल होल्ड डिक्टेटिंग द मेमोरी एलोकेशन रैम इज रिक्वायर्ड। इसका सीधा मतलब समझे कि अगर हमने किसी भी वैल्यू किसी भी टाइप के डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया है, तो वो डेटा यहाँ पर किस टाइप का होगा, तो वो उसका डेटा टाइप है। मान लो हमने कैरेक्टर ए बी सी डी एंटर किया, तो या फिर इंटीजर 1 2 3 4, या फ्लोट, फ्लोट का मतलब डेसिमल होता है, फ्लोट एंटर किया, या फिर हमने बूलियन ट्रू या फॉल्स या 0 1 एंटर किया यहाँ पर। तो हम जो यहाँ पर डेटा टाइप एंटर करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर
उस डेटा को स्टोरेज मिलती है। जैसे इंटीजर का साइज़ होता है यहाँ पर 4 बाइट, तो इंटीजर के लिए यहाँ पर 4 बाइट्स मिलते हैं। फ्लोट के लिए भी यहाँ पर 4 बाइट मिलते हैं। फ्लोट क्या है यहाँ पर, डेसिमल नंबर हो गया। फिर यहाँ पर डबल क्या है, डबल यहाँ पर 8 बाइट्स के, डबल को 8 बाइट की जगह मिलती है और ये भी डेसिमल ही होता है लेकिन फ्लोट से बड़ा। फिर यहाँ पर कैरेक्टर 1 बाइट। आप लोगों को इन सबको लाइन से लिखना पड़ेगा कि कितने टाइप, क्या कैसे डेटा टाइप होते हैं और क्या इनका यूज़ होता है। देन वेरिएबल्स क्या हैं, तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर अपना डेटा तो एंटर कर लिया है लेकिन हमको मेमोरी लोकेशंस को कुछ ना फ्लेक्सिबल नेम्स भी देने पड़ेंगे। तो वो नेम यहाँ पर होते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर में 19 को यहाँ पर डेटा को एंटर किया, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, एक स्टूडेंट की एज है, तो हम उस वेरिएबल को एक नाम दे सकते हैं और फिर उसको हम एक वैल्यू दे सकते हैं। वेरिएबल को नेम किया जाता है आइडेंटिफायर अटैच टू अ स्पेसिफिक मेमोरी। तो किसी मेमोरी का स्पेसिफिक ये आइडेंटिफायर है यहाँ पर रैम लोकेशन में, और इट एक्ट एज अ स्टोरेज कंटेनर ऑफ डेटा। ठीक है। देन यहाँ पर जैसे और एग्जांपल बूल हो गया। बूल यहाँ पर जैसे इस पासिंग हमने उसको क्या दे दिया है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया है और वेरिएबल यहाँ पर बूल क्या ट्रू है। ऑपरेटर यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि इन कंपाइलर को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल या रिलेशनल मैनिपुलेशन या फिर ऑपरेशंस को करने में। तो इनको हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड क्या हो सकता है, 2+3, तो 2 और 3 ऑपरेंड हो गया। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस, इसको हम एस्ट्रिक कहते हैं और ये परसेंटेज नहीं, मॉड्यूलस होता है यहाँ पर। और जैसे रिलेशनल होगा तो इसको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एम्परसेंड ऑपरेटर, ये यहाँ पर पाइप ऑपरेटर लॉजिकल और हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर हो गया प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। फिर हम इसके बाद बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लाइन से सारे ही कैरेक्टरिस्टिक पूछता है जनरली। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम इस चीज़ को यूनिट 3 में भी देखेंगे इन सब चीज़ों को और डिटेल में, और यहाँ पर भी देखते हैं। तो व्हाट इज़ अ क्लास, एक क्लास क्या है यहाँ पर, एक्चुअली में ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब कि जैसे हम कहें एक घर का, अगर एक घर का हाउस डिज़ाइन है तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में कोई स्पेस नहीं लेगा लेकिन उसमें सब पूरा डिज़ाइन है कि कहाँ कमरे होंगे, कहाँ किचन होगा, कहाँ क्या चीज़ होगी उस घर में। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, प्रॉपर वो उसने लेकिन फिजिकल फॉर्म में कोई भी स्पेस उसने एक्वायर नहीं किया है। तो यहाँ पर क्लास भी क्या है, एक ऐसी ब्लूप्रिंट है। ये क्या करती है, जैसे एक कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है। प्रॉपर्टीज़ है ना, मान लो कार है तो कार की है ना, कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके कलर होंगे, कार का उसका ब्रांड, चेसी नंबर, कुछ भी होगा। और बिहेवियर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो कार का फंक्शन यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग है। और शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इनको कई सारे ऑब्जेक्ट्स इन फंक्शन को, क्योंकि अगर हम एक कार क्लास बनाते हैं तो कार तो कई टाइप की हो सकती है, तो कई टाइप के ऑब्जेक्ट हैं और उनके सेम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, वेरिएबल और बिहेवियर हो सकते हैं। लेकिन क्लास यहाँ पर कोई मेमोरी यहाँ पर एक्वायर नहीं करती है। देन ऑब्जेक्ट क्या है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी इस क्लास की। जैसे आपने कार क्लास बनाई, ठीक है, उसके सारे आपने फंक्शन उसमें लिख दिए हैं और उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन फिर हम ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करेंगे, जैसे कार का कोई ब्रांड हो गया, हम सुजुकी या XYZ कोई भी कार यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो फिर हम उन सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स हैं उनको ऑब्जेक्ट में वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल यूनिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एक क्लास के लिए क्रिएट हो सकते हैं। देन इनकैप्सुलेशन, नाम से ही पता चल रहा है, कैप्सूल मतलब किसी चीज़ को कैप्चर कर देना। तो मैकेनिज्म ऑफ टाइटली रैपिंग डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल सिक्योर यूनिट, इट हाइड्स इंटरनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड आउटसाइड एक्सेस। तो इनका यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा को क्लास में हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि वो किसी आउटसाइड ऑपरेटर या फंक्शन को दिखे या ना दिखे, किसी आउटसाइड क्लास को वो डेटा दिखे या ना दिखे, तो उस डेटा को हम पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर इनहेरिटेंस क्या है, यहाँ पर इनहेरिटेंस इसमें डबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कोड की। इनकैप्सुलेशन से सिक्योरिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आप एक ही कोड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारा आता है डेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, the concept of hiding complex background implementation detail and exposing only the essential features to the user, thereby significantly reducing software complexity. डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल सीधा इसका मतलब है, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, जैसे अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखते हैं
3 नंबर का हमने सम किया है, तो आप क्या करेंगे कि फाइनल अपने कोड में 3 नंबर को यहाँ पर एंटर करवाएंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे और सीधा उसको सम आउटपुट में कर देंगे। हम उसको ये नहीं देखेंगे कि हमने वो इनपुट कैसे लिया, उस सम को हमने फंक्शन उसका कैसे बनाया, आपको ये सब यूज़र को कुछ भी नहीं देखेगा, उसको किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स डिटेल नहीं दिखेगी। या कोई यहाँ पर हमने कोडिंग के थ्रू कोई वेबसाइट जनरेट की है तो किसी आपको आपको क्या होगा, वो कोड नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ उस कोड का जितना भी उस कोड का जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट आपको देखेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को ये क्या करता है, हाइड कर देता है। देन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस से समझ में आ रहा है कि इससे क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर होंगी। तो द प्रोसेस बाय विच अ न्यू चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग पेरेंट क्लास, दिस इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर अचीविंग मैसिव कोड रीयूजेबिलिटी। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी पेरेंट क्लासेस हैं, अगर हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, जैसे मान लो हमने एक पेरेंट क्लास यहाँ पर हम बनाते हैं व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के अंदर भी हम सब क्लास बना सकते हैं कि कार व्हीकल, ट्रक व्हीकल या मोटर बाइक व्हीकल। तो क्या कर सकते हैं हम, उन जो अलग उसकी जो सब क्लासेस हैं उन सब क्लासेस में क्या कर सकते हैं, हमने जो मेन हमारी पेरेंट क्लास है उससे जितने भी फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको यहाँ पर सब क्लास के अंदर पास करवा सकते हैं। मतलब एक बार हमने उसको लिख लिया है तो अब हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही उन सब क्लासेस में उस डेटा को पास करवा सकते हैं। देन जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि अगर डॉग क्लास है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसका एक डॉग का नेम। तो यहाँ पर शेरू, मोती, कालू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आ जाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, तो इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर या फिर बिहेवियर्स, ये क्या है, डॉग्स होगा तो उसकी कुछ हाइट भी होगी, यहाँ पर सारे डॉग्स की सबका वेट भी होगा, कुछ उनका स्पेसिफिक फूड भी होगा। और यहाँ पर मेथड या बोले तो फंक्शन, उनका हम कुछ फंक्शन भी होंगे। तो फंक्शन क्या होंगे कि वो रन कर सकता है, प्ले कर सकता है, खाना खा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म से समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स मल्टी, तो यहाँ पर क्या है, और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, तो मल्टी फॉर्म, एबिलिटी ऑफ अ सिंगल फंक्शन ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक ही टाइप के जो ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम उनको मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं और वो उस हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कोड देखेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे। दिस इज अचीव्ड थ्रू कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग और रन टाइम ओवरलोडिंग के टाइम पे इनको यहाँ पर ये अप्लाई हो जाते हैं। फिर आता है डायनेमिक बाइंडिंग, तो ये क्या है, स्पेसिफिक कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू अ फंक्शन कॉल्ड इज डिटरमाइंड एट रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम, अलाउइंग फॉर हाईली फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, जब भी एक प्रोग्राम रन कर रहा है तो रन टाइम पे क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक अगर कोड ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी फंक्शन को तो वो डायरेक्टली उसको क्या कर लेगा, तुरंत ही उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर टाइम सेव करेगा डायनेमिक बाइंडिंग की हेल्प से। लास्ट यहाँ पर आता है मैसेज पासिंग, द मैकेनिज्म बाय विच ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद इन एन ओओपी सिस्टम। वन ऑब्जेक्ट ट्रिगर्स अ फंक्शन इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट पासिंग नेसेसरी डेटा एज आर्ग्यूमेंट्स टू एग्जीक्यूट अ टास्क। तो ये कितनी यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मैकेनिज्म, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के यहाँ पर फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ कर सकता है। वन ऑब्जेक्ट ट्रिगर्स अ फंक्शन इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का फंक्शन यहाँ पर चालू कर सकता है और अगर उसको कोई नेसेसरी डेटा एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करना है तो उसको भी पास कर सकता है। सो इस यूनिट के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस, आप लोगों को इस यूनिट से काफ़ी समझ में आया होगा। तो आप थर्ड लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, आपको उससे ये यूनिट भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और अगर आप लोगों को कुछ इन यूनिट में डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम और भी डिटेल वीडियो बना सकते हैं। एंड बाय बाय।